बड़े होते वक्त अपने आस पड़ोस हो रही छोटी मोटी घटनाएं क्या मेरी तरह आप में भी कुतूहल उत्पन्न करती थी? अधिकांश भारतीय जो अब 30-40 साल के हैं आमतौर पे ऐसे ही उत्सुक हुआ करते थे। यह इंटरनेट के आगमन से पहले की बात है, जब लैंडलाइन फोन और टेलीविज़न अत्यंत लग्जरी लगते थे। शायद यही कारण है कि हमें अभी भी 70-80 दशक के संगीत, फिल्में और श्रेष्ठ लघु कथाएं पसंद आती हैं। भले ही हम आजकल बसों में यात्रा करते हों, लेकिन अपनी आसपास की चीजों में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते जितना कि पहले रखते थे। यहाँ तक कि अपने बगल में बैठे व्यक्ति को भी नोटिस नहीं करते। चलिए आज कुछ अलग करते हैं। उस ट्रेन में चढ़ते हैं जिसकी बोगियां 12 कहानियों से भरी हैं। कुछ मूर्खतापूर्ण नायकों से मिलते हैं और थोड़ी देर के लिए उनकी बातचीत चुपके से सुनते हैं। क्या आप तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, books.com लिट ज्ञान के एक और मनोरम एपिसोड में मैं सुभाषनी आपका स्वागत करती हूँ। अनुवाद श्रृंखला में आज हम आपके लिए लाए हैं वसंत पुरुषोत्तम काले की किताब कर्मचारी। 1973 में यह पुस्तक मराठी में लिखी गई थी। हाल ही में विक्रांत पांडे ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर बापू के इस जीवंत ब्रह्मांड को नई पीढ़ी के पाठकों तक पहुंचाया। यात्री कृपया ध्यान अरे हाँ, मैं आपको सावधान कर दूं, ये ट्रेन आपको बहुत ही सरल उपनगरीय मराठी परिवेश में वापस ले जाएगी, जब मुंबई की रफ्तार भी थोड़ी धीमी थी। एक लेखक के काम को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वे कहाँ से आते हैं, वे किस तरह के जीवन जीते हैं या जीते थे, उन्होंने किन परिस्थितियों का सामना किया और किस चीज ने या किसने उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। वसंत पुरुषोत्तम काले या बापू जैसे कि वे लोकप्रिय थे का जन्म 1932 में महाराष्ट्र में हुआ था। वे मराठी के सबसे विपुल लेखकों में से एक थे, जिनके श्रेय में 60 से अधिक पुस्तकें हैं। वे पेशे से आर्किटेक्ट थे। उन्होंने लघु कथाएं, उपन्यास और जीवनी रेखा चित्र लिखे हैं। उन्होंने कथा कथन का चलन भी शुरू किया, जहां वे लाइव दर्शकों के लिए अपनी कहानियां पढ़ते थे और उनके स्टेज शो, ऑडियो कैसेट और सीडी बेहद लोकप्रिय हैं। उनके सभी कार्यों में उनकी लघु कथाएं व्यवहारिक चित्र अध्ययन, कोमल व्यंग और जीवन पर टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं। काले अपने समय में लोगों के एक उत्सुक प्रेषक थे, और इससे मेरा इशारा मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर की ओर नहीं, बल्कि जिस तरह से लोग बर्ताव करते हैं, उनके सनकीपन, उनके अनोखेपन और पागलपन की ओर है। और साथ ही साथ लोगों के तौर तरीके, बोलचाल, संवेदना और क्रोध के प्रति उनके प्रवृत्ति पर भी है। वे बहुत प्रभावी ढंग से मानव मन की रहस्यमय प्रकृति को व्यक्त करते हैं, जो कभी कभी अप्रत्याशित चीजें कर बैठती है। बापू की कर्मचारी 70 और 80 के दशक में स्थापित 12 लघु कथाओं का एक समूह है, जो बॉम्बे के आम आदमियों के जीवन को टुकड़ों में दर्शाता है। वे उन बहुत कम लेखकों में से एक हैं जो पूरी तरह से उस परिवेश की वेवलेंथ से मेल खाते हैं जिसके बारे में वे लिखते हैं। वे अपने पात्रों के साथ धूल और यातायात की हवा में सांस लेते हैं, खट्टी मीठी पानी पूरी का पानी पीते हैं, हमेशा पैक्ड चर्च के बोरीवली लोकल पर पूरे 75 मिनट लंबे सफ़र के दौरान जगह के लिए धक्का मुक्की करते हैं, अपने बॉस का ओवरटाइम काम करते हैं, कार्यालय के चपरासी से गपशप लड़ाते हैं, और ये सब पूरे दिन कटिंग चाय के अगिनत कप पीते पीते करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस पुस्तक के सभी पात्र नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट सेटअप में काम करते हैं। ये अगणित कार्यालय श्रमिकों के जीवन से एक स्नैपशॉट है, जो भारत के मुख्य सेवा क्षेत्र के कार्यबल हैं, मुख्यतः सरकारी नौकरियों में काम करने वाले। वे धुंधले कार्यालयों में पुरानी फाइलों से भरी चरमराने वाले डेस्क पर काम करते हैं, जहां प्रत्येक फाइल एक क्षणिक ब्रेक लेते हुए कार्यालय में अपनी परिक्रमा करती है।
जब वह एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर और एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी को स्थानांतरित होती है। ये मध्यम वर्ग के वेतनभोगी मुंबईकर अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। लोकल ट्रेन में हर रोज घंटों यात्रा करते हैं, कार्यालय में अपनी हड्डियां थकाते हैं और सिटी बस के फुटबोर्ड पर खड़े होकर घर वापस जाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये कहानियाँ केवल एक विशेष समूह तक ही सीमित है। यद्यपि ये कहानियाँ 1970 दशक के उपनगरीय मुंबई में स्थापित है, फिर भी भारत में हर जगह, हर नगर में इसकी प्रासंगिकता है और वास्तव में सार्वभौमिक अपील रखती है। हम अपने वास्तविक जीवन में इन पात्रों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करते समय, किसी कार्यालय में या किसी पड़ोस में अक्सर मिलते रहते हैं। वे बापू की तेज मगर सहानुभूतिशील टकटकी के तहत जीवित हो जाते हैं और हमें धीरे धीरे अधिक दयालुता और अनुकूलता से भरी दुनिया की ओर प्रेरित करते हैं। अपने लेखन से किसी को भी आकर्षित करने की उनकी क्षमता इन कहानियों को और भी मजेदार बनाती है। पढ़ते पढ़ते पुरानी यादों का मजा चखने के अलावा मैंने लोकल ट्रेन की हलचल, कार्यालय में टाइपराइटर की आवाजें, जंग खाए फोल्डरों को पलटने पर आने वाली आवाजें, गपशप की फुसफुसाहट, यात्रियों और सहकर्मियों के बीच की दोस्ती का भी आनंद लिया। अधिकांश कहानियां हमें एक कथावाचक द्वारा बताई गई है, जो अपने दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी, पर्यवेक्षक या अधीनस्थ को बारीकी से और उत्सुकता से देख रहा है। इसके अलावा प्रत्येक कहानी प्रथम पुरुष में लिखी गई है। कथावाचक सीधे पाठक से बात कर रहा है। वे बातचीत के माध्यम से ही कहानी को आगे बढ़ाते भी हैं और बनाते भी हैं। तो हाँ, आप लंबे खींचे विवरणों से साफ बच जाते हैं। वह आपको कई ऐसे पात्रों से परिचित कराते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे, जिसमें एक मोटे ताजे भाई साहब वैद्या शामिल हैं, जो अपने दबंग पत्नी के साथ ट्रेन में चढ़ते हैं और पत्नी की हर बात में हाँ मिलाते नजर आते हैं। लेकिन अंत में ये जनाब सबसे बुद्धिमान और परिपक्व निकलते हैं। अनामिक कहानी में एक अमीर उच्च वर्गीय व्यक्ति अपने बड़े ही अनूठे अंदाज से लोगों की मदद करने के लिए लोकल ट्रेन में यात्रा करता है। इस छिपकर बातें सुनने वाले के अनुसार आदमी जब मुसीबत में होता है, वो अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में नहीं होता, वह अपने से भी किसी बदतर की तलाश में होता है। उसकी स्थिति इससे भी बहुत खराब हो सकती थी। यह एहसास उसे खुशी महसूस कराती है। हमें एक अजीब तरह की खुशी मिलती है जब हम दूसरों को हमसे ज्यादा पीड़ित देखते हैं। क्या आप इसकी बातों से सहमत नहीं? फिर गोखले कहानी में कैसे एक मध्यवर्गीय ठेकेदार को पहली रिश्वत लेने पर डर और अपराध की भावना आती है, देखने को मिलती है। शुरुआत में उसकी भावनात्मक उथल पुथल और अंत में पुलिस वाले को देखने पर बेचैनी को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। यदि इसमें एक और बेटे के पागल पिता की कहानी है, तो दूसरी ओर एक बेटी के उदार दिमाग वाले पिता की कहानी भी है। इसमें एक मध्यम आयु का आदमी अपने अतीत प्रेमी के प्रति आकर्षित हो रहा है और एक विवाहित जोड़ा एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहा है। हम एक कामुक सुपरवाइजर और जिम्मेदार चपरासी से भी मिलते हैं, एक साहसी बेईमान कर्मचारी से और एक कायर ईमानदार कर्मचारी से भी। एक और हम एक ऐसी महिला कर्मचारी की भावनाओं से अवगत होते हैं जो परिवार के लिए समय निकालने के महत्व को महसूस करती है, और दूसरी ओर एक महिला जो जानबूझकर अपने वैवाहिक संबंधों को तोड़ती है। इस किताब में ऐसे और कई और यादगार पात्र हैं। वे सभी अपने अपने असामान्य और अजीब विचित्रताओं के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं और लगातार हमारी रुचि को भी बढ़ाते हैं। उनके कार्यस्थल, उनके परिवार और उनके आसपास के लोग, उनकी परेशानियां और उनकी खुशियां, बदलते समय तथ्य और सत्य इतने वास्तविक हैं कि हम उन्हें बेझिझक स्वीकार कर लेते हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक अध्याय का शीर्षक कहानी में नायक का अंतिम नाम है। ये कहानी के आश्चर्यजनक तत्व को बनाए रखता है। लेखक ने अपने लेखन के जरिए हमें शो
नॉट टेल के सही उदाहरण दिए हैं। बातचीत और घटनाओं के जरिए सब कुछ व्यवस्थित रूप से बहता है। मेरे लिए ही नहीं, वास्तव में किसी भी पाठक को सभी कहानियां प्रामाणिक और अंतरंग लगेंगी। कहानी भले ही सामान्य गति से आगे बढ़ती हुई लगे, लेकिन पाठक को तनाव के बढ़ते रहने का एहसास होता रहता है और वो विस्फोट की प्रतीक्षा करने लगता है। प्रत्येक कहानी में एक गुप्त दार्शनिक तत्व, फिलोसॉफिकल एलिमेंट जिसे कहते हैं, मौजूद है, जो अंत में एक सबक या मॉरल के रूप में उभर कर आती है। हर आदमी में एक दार्शनिक होता है, चाहे वो कितना भी कॉमन क्यों ना हो। जैसे कि ये जिन लोगों के साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती, वे हमें परेशान नहीं करते, उनकी प्रशंसा हमें बेवकूफ़ नहीं बनाती और उनके ताने हमें चोट नहीं पहुंचाते। तुम्हारे जीवन को दुखी करने वाले वही लोग हैं जो तुम्हारे करीबी हैं। मेरे पसंदीदा कहानियों में से जोशी एक है। वह एक वकील है और सवालों के जवाब के बदले में सवाल करने की उसकी विचित्र क्षमता उसके किरदार को एक पहेली बना देती है। सदाशिव एक और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कल्पना, खंबेटे, सतवालेकर, खरखानीस और दियोस्थली कुछ अन्य उल्लेखनीय कहानियां हैं। वंदना सामंत कहानी अपने अनूठे वर्णन की वजह से सूची में सबसे ऊपर है और वापू कहानी में स्वयं कथावाचक हैं। वे इस कहानी में एक लेखक के रूप में दिखाई देते हैं। सभी कहानियां पढ़ने योग्य थी और कुछ कहानियों के अंत वास्तव में आश्चर्यजनक थे। उपनगरीय मध्यम वर्ग का ट्रूइज्म कुछ कहानियों का नैतिक यानी मॉरल है। कुछ कहानियां बहुत ही तथ्य और मार्मिक लगे, लेकिन नाटकीय नहीं थे। फिर भी मैं आपको इसे वापू की लेखन शैली की खातिर पढ़ने की सलाह दूंगी। अपने आप में कहानियां मनोरंजक हैं, लेकिन वापू की जटिल और रिश्तों की छोटी छोटी डिटेलिंग इसे बहुत बढ़िया बना देती है। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी उन व्यक्तियों के बारे में है जिन्हें आप और मैं जानते हैं और पहचानते हैं, और भारत के शहरों में मिडिल क्लास में बड़े होने वाले कई बार इनसे आमना सामना भी कर चुके हैं। जब मैंने एक किताब पढ़ना शुरू किया तो इसका गद्य मुझे बहुत सरल और थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन जब इसे मैंने खत्म किया तब तक इसने मुझ में खुशी, दुख, आश्चर्य और अन्य असंख्य भावनाओं को जन्म दिया। सरल लोग साधारण होने के बावजूद अपने जैविक दर्शन से हमें गहरे विचार में डाल देते हैं। बुद्धिमान पात्रों में से एक कहता है, ये जो फिलॉसफी है कुछ भी अलग नहीं सिखाता, पूरा आइडिया अहंकार को छोड़ना है, तभी तो भगवान के दर्शन होंगे। वापो अपने सभी पात्रों की आंतरिक दुनिया के प्रति सहानुभूति रखते हैं, भले ही उन पात्रों को सामान्य समाज सकारात्मक या नकारात्मक मानती हो। विक्रांत पांडे ने बड़ी सहजता से अनुवाद किया है। अनुवाद इतना सहज है कि जब तक कोई इसे इंगित ना करे, पाठक को पता ही नहीं चलेगा कि यह किताब मूल नहीं अनुवादित है। उनके शब्दों में मैंने ओरिजिनल से कई शब्द बरकरार रखे हैं। यह इसे एक स्थानीय स्वाद देते हुए इस कहानी का आनंद भारत या दुनिया की किसी भी हिस्से से कोई भी ले सके की अनुमति देता है। लेकिन मुझे उनका कुछ अंग्रेजी वाक्यांशों का प्रयोग भारतीय संदर्भ में बहुत ही अलग लगा। उदाहरण के लिए, वे लोकल ट्रेन में यात्रियों की तुलना पैक्ड लाइक सार्डाइन से करते हैं, जो अटपटा सा लगा। लेकिन यह अनुमान लगाना भी मज़ेदार है कि मूल शब्दावली क्या हो सकती है, खासकर हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, बॉम्बे क्रियोल में। भाषा सरल और स्पष्ट है, जैसे कि मूल किताब में थी। हास्य कुछ ऐसा विषय है जो भाषा का आंतरिक निजी मामला होता है और इसीलिए ये चुनौतीपूर्ण होता है। खासकर अनुवाद में ये खो जाता है। पांडे ने मराठी के मूल पाठ से अंग्रेजी में बहुत सारे हास्य को सफलतापूर्वक अनुवाद किया है। उदाहरण के लिए, खंबेटे कहानी से ये वाक्य, ट्रेनें लेट चल रही थी। हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। आश्चर्य तो इस बात का है कि हम कभी नहीं जान पाते कि वो किस दिन लेट चल रही हैं। हालांकि कर्मचारी ज्यादातर कालातीत है, लेकिन पाठकों को
इसकी 80 के दशक की सेटिंग यहाँ वहाँ नजर आती है, खासकर जब भी पैसे पर चर्चा होती है। कैब या थिएटर टिकट आदि की वास्तविक कीमतों के संदर्भ में, या जब लोग उनके रहने की जगह के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इस आर्थिक स्थिति में कोई भी आज चेंबूर, दादर या यहाँ तक कि पानवेल के पास रहने का सामर्थ्य नहीं कर सकता। आप कतार में इंतजार करते हैं, चाहे वो दूध या राशन की कतार हो, या सिनेमा हॉल में या बस में टिकट खरीदने का हो, और फिर भी आप कभी अपना धैर्य नहीं खोते। आप रनिंग लोकल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने बॉस की तुच्छ आलोचनाएं बर्दाश्त करते हैं। आप कैंटीन में बेस्वाद चाय पीते हैं और वैवाहिक जीवन के कई परीक्षणों और क्लेशों का सामना करते हैं। फिर भी आप उत्साह के साथ राजनीति पर चर्चा करते हैं, ताश के पत्तों का खेल खत्म करने के लिए तैयार हैं। आप सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, अपने जीवन में कई खोखली चीज़ों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होते हैं। आप वॉकआउट को सहन करते हैं, कर्फ्यू, भूख हड़ताल, सब कुछ। फिर भी आप हंसते हैं और दूसरों को हंसाते हैं। आप एक सच्चे कर्मचारी हैं। एक नियमित कर्मचारी ये सब अनुभव करता है। इस प्रकार कर्मचारी पूरी तरह से आम लोगों के समय और स्थान को कैप्चर करता है, उनके जीवन, उनके प्यार, उनके विनम्र इच्छाओं को और जीवन से बड़े सपनों को, जीवन में आने वाली हर चीज के प्रति उनका जीना, इसी का नाम है रवैये को। कुल मिलाकर मैं आपको यह किताब जरूर पढ़ने की सिफारिश करूंगी। भले ही इसमें आपको बयानबाजी, आतिशबाजी और साहित्यिक जादूगरी ना मिले, लेकिन ये एक हल्का और रमणीय अध्ययन है। अगर आप बस रिलैक्स करना चाहते हैं और एक ऐसे व्यक्ति की हरकतों से मन बहलाना चाहते हैं जिसे अपनी पत्नी के लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों की सख्त जरूरत है, और वह चाहता है कि वो अपने दोस्त की कार फार्मासिस्ट के पास ले जाएं, लेकिन वो भी उसे बिना बताए कि वो वहां क्यों जा रहा है, फिर आपको ये किताब मनोरंजक लगेगी। संक्षेप में ये एक लघु कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें हर कोई झांकता है, चाहे वो चपरासी हो या हेड क्लर्क, चाहे वो किसी की नौकरी का पहला दिन हो या किसी के करियर का अंतिम दिन। यह किताब हर किसी से बात करती है और लोगों को सबके साथ अच्छी चीज़ों को बांटने और सबसे प्यार करने की शिक्षा देती है। अंत में हम सब कहानी के कहावती अरब की तरह हैं, संभवतः ऊंट बदलते रहते हैं। आशा है कि आपको मेरी समीक्षा पसंद आई होगी। यदि आप इसे स्पॉटिफाई या एप्पल पर सुन रहे हैं तो कृपया हमारे शो को रेट करें। यह हमें आप जैसे और अन्य प्यारे लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। आप हमें अपने सुझाव books.com/subhashini@gmail.com पर भी लिख कर भेज सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। books.com के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।